हेलो डियर गाइस, कैसे हो आप सभी। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में। आप देख रहे हैं डी बी पाठशाला, यानी कि बच्चों डीएलएड पाठशाला। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं बच्चों, डीएलएड पाठशाला में आपके डीएलएड बीटीसी के सभी विषयों की पढ़ाई होती है, बिल्कुल इस सरल भाषा में, एकदम आसान भाषा, ताकि आपको, चाहे आप हिंदी मीडियम के हो या फिर इंग्लिश मीडियम के, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता बच्चों, क्योंकि हम आपको पढ़ाते हैं हिंदी और इंग्लिश दोनों ही भाषा में, ताकि आपको हर टॉपिक अच्छे से समझ में आ सके। तो अगर आपको चाहिए, अगर आप ढूंढ रहे हो कि डीएलएड के सभी विषयों के सटीक, सरल और पूरी तरह से नोट्स आधारित वीडियोस, जिसमें आपको फ्री में नोट्स भी मिलते हैं, हैंड रिटन नोट्स भी मिलते हैं, तो आप बिल्कुल सही चैनल पे आ गए हो बच्चों। वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन दबा दें, हमारे टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लें। चलिए फिर बच्चों स्टार्ट करते हैं। सामाजिक विज्ञान पढ़ना है, हम लोग थर्ड सेमेस्टर सामाजिक विज्ञान पढ़ रहे हैं, एसएसटी। जैसा कि आप लोग जानते हैं, सामाजिक विज्ञान जो है आपका 50 नंबर का सिलेबस है, ठीक है। 50 नंबर का सिलेबस होता है और काफी डिटेल में होता है। इसमें हिस्ट्री जो होती है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है, और पिछली बार सेकंड सेमेस्टर में हिस्ट्री जो होती है बहुत टफ आई थी, ठीक है। डेट वगैरह उसमें काफी ज्यादा पूछा गया था, तो इसलिए आपका इसकी क्लासेस काफी लंबी हो सकती है। इसी के लिए हमने 2 बार क्लासेस रख ली है। एक दिन में आपकी सामाजिक विज्ञान की आपकी 2 बार क्लासेस चलेगी, ठीक है। एक चलेगी आपकी सुबह के 12 बजे, पेन कहाँ गया, सुबह के 12 बजे, 12 बजे दोपहर में चलेगी। जी हाँ, दोपहर के 12 बजे आपकी एक क्लास चलेगी, ठीक है। और एक क्लास चलेगी आपकी 4 बजे शाम को, ठीक है। तो 2 क्लास चलेगी आपके सामाजिक विज्ञान की। दोनों में हम लोग अच्छे से पढ़ेंगे सारी चीजें। और जैसे ही हम लोग का हिस्ट्री पूरा हो जाएगा, वैसे हम लोग धीरे धीरे एक क्लासेस में आ जाएंगे, ठीक है, क्योंकि ज्यादा फिर टाइम हम लोग को नहीं लगेगा। तो बच्चों चलो फिर हम लोग स्टार्ट करते हैं, रिवीजन कर लेते हैं कि अभी हमने आज की क्लासेस में क्या पढ़ा था। हमने पढ़ा था हुमायूं के बारे में, ठीक है। हुमायूं किसका बेटा था? बाबर का बेटा था, ठीक है। हुमायूं का शासन आरंभ हुआ 1530 ईस्वी में बाबर के बाद। मुख्य शत्रु इसका कौन था? शेरशाह सूरी। प्रमुख युद्ध युद्ध कौन कौन सा हुआ था? चौसा वाला युद्ध 1539 में, 39, और कन्नौज का 1540 में। दोनों में हार, उसको पराजय मिली। निर्वासन इसने किया 15 वर्ष का पारस में, ठीक है। भारत वापसी की 1555 में। मृत्यु इसकी हुई 1556 में। कैसे मृत्यु हुई? शेर मंडल एक लाइब्रेरी है, उसकी सीढ़ियों से गिर करके इसकी मृत्यु हो गई, ठीक है। आत्मकथा इसने, इसकी क्या थी? हुमायूं नामा। बहन ने लिखा था, क्या नाम था? गुलबदन बेगम, ठीक है बच्चों। ये था हुमायूं के बारे में हमने पढ़ा था आज। फिर हमने शेरशाह सूरी के बारे में पढ़ा था। शेरशाह सूरी का असली नाम क्या था? फरीद खान था। शासनकाल इन्होंने 1540 से 1545 में तक किया। प्रमुख युद्ध आपका चौसा था और कन्नौज था, दोनों में हुमायूं से पर विजय मिल गई इसको। सुधार क्या क्या इसने सुधार किया इसने? राजस्व सुधारा, सड़क सुधारे, प्रशासन सुधारा, और मुद्रा अच्छी अच्छी स्टेबलाइजेशन वाली बनाई। जीटी रोड इसने बनाई, ग्रैंड टैंक रोड का निर्माण किया। मृत्यु इसकी हुई बारूद विस्फोट। कलिंजर एक फोर्ट था, एक किला था, उसकी घेराबंदी कर रहा था, वहीं पे उसके बारूद फटने से उसकी मृत्यु हो गई। उत्तराधिकारी इसका कौन था? इस्लाम शाह, जो कि कमजोर शासक था, ठीक है। बाद में इसी के लिए हुमायूं ने आकर के वापस से 1555 में कब्जा कर लिया, ठीक। चले बच्चों स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। क्लास हमारी ये है थर्ड, ठीक है। कौन सी क्लास है? क्लास है थर्ड, ठीक है। हम पढ़ेंगे अकबर के बारे में। किसके बारे में? अकबर के बारे में। चलिए फिर देखते हैं अकबर के बारे में। तो पहले परिचय हम लोग पढ़ लेते हैं अकबर के बारे में। क्या है अकबर? अकबर किसका बेटा था? हुमायूं का, ठीक है। तो परिचय, पूरा नाम क्या था? जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर। क्या नाम था पूरा नाम? जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर, ठीक है। इनका जन्म कब हुआ था? 15 अक्टूबर 1542, 1542 में इनका जन्म हुआ था, ठीक है। देखो 1540 में, आपको याद होगा 1540 में वो भाग गया था, ठीक है, हुमायूं ने। और हुमायूं भागा था 2 साल में, 2 वर्ष में। इसका 15 अक्टूबर में 1542, 2 वर्ष बाद ही इसका जन्म हो गया था अकबर का, ठीक है। अमरकोट में सिंध, ठीक है। पिता जो थे हुमायूं, पिता कौन थे? हुमायूं। माता का नाम क्या था? हामिदा बानो बेगम, ठीक है। हामिदा बानो बेगम इनका माता का नाम था। हुमायूं हुमायूं की वाइफ था, ठीक। सिंहासन रोहड़ इनका हुआ कब? 11 फरवरी 1556 में, ठीक है। 1556 में, 1555 में वो आए थे, 1556 में उनका देहांत हो गया था, मर गया था। और 1556 में इनका सिंहासन रोहड़ हुआ कलनौर में, ठीक है, कलानौर में। मृत्यु इनकी कब हुई? 27 अक्टूबर 1605। अच्छा खासा, जी ठीक है, 27 अक्टूबर 1605 ईस्वी में इनकी मृत्यु हुई आगरा में, ठीक है। कलनौर में इनको सिंहासन रोहड़ हुआ 11 फरवरी 1556 में, और 1605 में इनकी मृत्यु हो गई, ठीक है बच्चों। तो समझ में आया ये चीज आपको? क्या सर, हमने पढ़ा कि अकबर के बारे में इंट्रोडक्शन पढ़ा, ठीक है। तो अकबर का नाम जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर है। उनका जन्म 1542 ईस्वी में उमरकोट यानी सिंध में हुआ। हुमायूं इनके पिता थे, माता का नाम हामिदा बानो बेगम था, ठीक है। चलो फिर बच्चों आगे बढ़ते हैं। बच्चों हम बता दें, डीएलएड अंडरस्कोर पाठशाला हमारा टेलीग्राम चैनल है, इसको आप लोग ज्वाइन कर लीजिए।
यहाँ पे आपको मिल जाएगा हमारे नोट्स के PDF आपको बिल्कुल फ्री में, ठीक है। एक भी पैसा आपको पेमेंट नहीं करना है, ना पढ़ाई के लिए ना नोट्स की, कोई भी सीरीज लेने की जरूरत नहीं है, सारी चीजें हम आपको खुद दे देंगे, प्रोवाइड कर देंगे, ठीक है। आपको हैंड रिटन नोट्स चाहिए वो भी हम दे देंगे लिख करके। हम पढ़ते हैं अकबर का प्रारंभिक शासन, मतलब कैसे उसने उसका राज्याभिषेक हुआ, उसने कैसे शासन किया, उसके बारे में हमने पढ़ते हैं, ठीक है। प्रारंभिक शासन, अर्ली रिंग्स ऑफ रीजन ऑफ अकबर, ठीक है। तो राज्याभिषेक इसका हुआ, राज्याभिषेक कैसे, हुमायूं की मृत्यु के बाद अकबर मात्र 13 वर्ष का था। कितने वर्ष का था? 13 वर्ष, 13 साल की उम्र में इसने गद्दी संभाली थी, ठीक है। 13 वर्ष की आयु में सिंहासन रोहड़ हुआ इसका, समझे, 13 साल की उम्र। बैरम खान, बैरम खान कौन थे? इसके उस्ताद थे, टीचर थे, ठीक है। बैरम खान जो थे उसका संरक्षक, ठीक है, संरक्षक था और मुख्य सलाहकार यानी चीफ एडवाइजर था, ठीक है। ये बैरम खान ने ही इसको गाइड किया, इसको सिंहासन पे बैठाया और उसको हमेशा गाइड करता रहा, ठीक है। बैरम खान, याद रखिएगा, बैरम खान वाज ए टीचर, वो टीचर थे हमारे मतलब अकबर के, ठीक है। तो राज्याभिषेक इनका 13 साल की उम्र में हुआ, ठीक है। बैरम खान इनके गाइडेंस करते थे। आगे पढ़ते हैं पानीपत का द्वितीय युद्ध। अब पानीपत का पहला युद्ध किसमें हुआ था? ठीक है, पहला युद्ध हुआ था आपका जिसमें हार मिल गई थी, ठीक है, ठीक है। तो पानीपत क्या था? स्टार्टिंग में जब बाबर आया था, ठीक है, तो बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में पानीपत की लड़ाई हुई थी, पहले बैठी, ठीक है। कब हुई थी? 1526 में। कब हुई थी? 1526 में, जिसमें बाबर जीत गया था, ठीक है। और इब्राहिम लोदी उनको पराजय मिल गई थी। बाबर और दिल्ली सल्तनत का अंत हो गया था इसी के बाद, ठीक है। जिसमें हमने आपको बताया था कि बाबर ने तुलगामा और पद्धति और तोपखाना का ये सारी स्ट्रेटेजीज का यूज किया था उसको खत्म करने के लिए, मारने के लिए, ठीक है। तो अब उसी का पानीपत का द्वितीय युद्ध होता है जो अकबर के बीच में, अकबर और हेमू के बीच में होता है, ठीक है। कौन इसमें प्रतिद्वंदी थे? 1556 में हुआ, 1526 में पहला वाला हुआ, ठीक है, फर्स्ट हुआ और सेकंड वाला आपका जो हुआ वो 1556 में हुआ, ठीक है, 1556 में। तो इसमें कौन कौन शत्रु थे? आपके अकबर के बीच में और हेमू के बीच में हुआ, ठीक है। पहला वाला किसके हुआ था? बाबर और इब्राहिम लोदी, याद रखिएगा, बाबर और इब्राहिम लोदी, फर्स्ट वाला बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में, ठीक है, इब्राहिम लोदी के बीच में, ठीक है, पहला वाला। दूसरा वाला अकबर, अब अकबर, ठीक है, अकबर के बीच में और हेमू के बीच में, ठीक है, दूसरा वाला। अब इसमें क्या हुआ? परिणाम क्या हुआ? अकबर की विजय हो गई, इसमें फिर से विजय हो गई। पानीपत के जो दूसरा युद्ध था उसमें भी फिर मुगल की विजय हो गई। दिल्ली और आगरा का पुनः अधिकार हो गया और दिल्ली और आगरा फिर से अकबर के हाथ में आ गया, समझे, अकबर के हाथ में आ गया बच्चों, ठीक है, दिल्ली और आगरा। महत्व क्या हुआ इसमें? मुगल साम्राज्य की पुनः स्थापना हुई, रिस्टेब्लिशमेंट ऑफ मुगल रूल है, ठीक है। फिर से मुगल साम्राज्य स्थापित हो गया आपका दिल्ली और आगरा में। तो ये था आपका बैटल ऑफ पानीपत का द्वितीय युद्ध, ठीक है, सेकंड बैटल ऑफ पानीपत 1556 ईस्वी में हुआ था अकबर और हेमू के बीच, जिसपे अकबर ने विजय प्राप्त कर ली और दिल्ली और आगरा को पुनः अधिकार कर लिया, ठीक है। समझ में आया? अब देखते हैं कौन कौन से युद्ध थे, प्रमुख युद्ध जो अकबर ने लड़े थे। पहला तो आपने देख लिया 1556 में बैटल ऑफ पानीपत जो था, हेमू पर विजय, मुगलों को दिल्ली पर पुनः अधिकार हो गया था, ठीक है। दूसरा कौन था? ठीक है बच्चों, तो दूसरे पे आते हैं रणथंभौर का युद्ध, ठीक है, बैटल ऑफ रणथंभौर। ये कब हुआ? 1568 में हुआ, 1568 में, ठीक है। कहाँ हुआ? चित्तौड़ का किला जीता, चित्तौड़ का किला इन्होंने जीत लिया अकबर ने और मेवाड़ पर अधिकार कर लिया। किस पे अधिकार कर लिया? मेवाड़ पर अधिकार कर लिया, समझे बच्चों, ठीक है बच्चों। तो क्या इसमें हुआ? रणथंभौर में आपका युद्ध हुआ, रणथंभौर का युद्ध 1568 में, 1568 में, जिसमें चित्तौड़ का किला जीता इन्होंने और मेवाड़ पर अधिकार कर लिया, ठीक है। तो ये दो चीज आप याद कर लिए। अब तीसरा था हल्दी घाटी, ये भी मेन है। तीसरा आपका था हल्दी घाटी का युद्ध, ठीक है, 1576 में, ठीक है, ये युद्ध हुआ। इसमें किसमें के बीच में हुआ था? अकबर और महाराणा प्रताप के बीच में। किसके बीच में? अकबर और महाराणा प्रताप के बीच में ये युद्ध हुआ आपका, ठीक है। परिणाम क्या हुआ? अकबर की आंशिक विजय यानी पार्शियल विक्ट्री हुई, मतलब थोड़ी पार्शियल, मतलब कि पूरी तरीके से विजय नहीं मिली उसको अकबर को, लेकिन आंशिक विजय हो गई, पार्शियल विक्ट्री हो गई। प्रताप ने आत्मसमर्पण यानी सरेंडर नहीं किया, समझे। तो महाराणा प्रताप जो थे उन्होंने सरेंडर नहीं किया। इस महत्व क्या हुआ? राजपूतों पर मुगल का दबदबा हो गया, डोमिनेंस ओवर राजपूत, ठीक है। तो राजपूतों पे मुगलों का दबदबा हो गया उस समय, क्योंकि बैटल ऑफ हल्दी घाटी जो थी वो एक तरीके से आपके अकबर ने जीत ली थी, ठीक है। अकबर और महाराणा प्रताप के बीच में हुआ था ये, जिसमें महाराणा प्रताप ने सरेंडर नहीं किया था, ठीक है। तो अब देखते हैं हम लोग, ये 3 युद्ध हो गया हम लोग का। पहला सेकंड बैटल ऑफ पानीपत, फिर था बैटल ऑफ रणथंभौर
और तीसरा था आपका बैटल ऑफ हल्दी घाटी। ठीक है, हल्दी घाटी पे इसने उन्हें पार्शियल विजय, आंशिक विजय मिली। ठीक, अब हम देखते हैं बच्चों अकबर का साम्राज्य विस्तार, किस तरीके से उसका साम्राज्य जो था उसका विस्तार हुआ। ठीक है, आइए पढ़ते हैं। तो मालवा, गुजरात, बंगाल, काबुल, कंधार और कश्मीर पर विजय, समझे, इन सारी जगहों पे उसने विजय प्राप्त की। यहाँ तक मालवा, गुजरात, बंगाल, काबुल, कंधार और कश्मीर तक इसको विजय मिली। ठीक है, दक्षिण भारत यानी साउथ इंडिया के कुछ हिस्सों में भी इसका अधिकार हुआ। ठीक है, साम्राज्य उत्तर के में हिमालय से दक्षिण की गोदावरी तक फैला था। इसका जो साम्राज्य था, मुगल एम्पायर जो था अकबर का, वो साम्राज्य जो था उत्तर से लेकर के, उत्तर में हिमालय से लेकर के दक्षिण में गोदावरी तक इसका जो टेरिटरी थी वहां तक वो फैला हुआ था। समझे बच्चों, तो ये था आपका क्या, अकबर का साम्राज्य विस्तार। कहाँ, कितना साम्राज्य, इतना बड़ा साम्राज्य इसने बना लिया था। ठीक है, तो इसमें क्या था, मालवा, गुजरात, बंगाल, काबुल, कंधार और कश्मीर पर विजय प्राप्त किया इसने। दक्षिण भारत, साउथ इंडिया के कुछ हिस्सों पर भी अधिकार किया और साम्राज्य उत्तर में हिमालय से लेकर के दक्षिण में गोदावरी तक फैल गया। ठीक है, अब हम देखते हैं इसने क्या क्या सुधार किए, प्रशासनिक सुधार क्या किए। ठीक है, प्रशासनिक मतलब एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म। ठीक है, तो पहला आता है मनसबदारी प्रथा। ठीक है, मनसबदारी प्रथा जो थी उसके बारे में। तो मनसबदारी प्रथा में सेना, मिलिट्री और प्रशासन एडमिनिस्ट्रेशन को संगठित करने हेतु, ठीक है, तो सेना और प्रशासन को इसने संगठित किया। क्या किया, संगठित किया। मनसबदारी सिस्टम, मनसबदारों को उनके रैंक, समझे, मनसबदार क्या थे, जो, देखो बच्चों, मनसबदारों क्या है, जो मनसब है, मनसब जो है, ठीक है, एक सेकंड रुक लिख देता हूँ। मनसब जो है, ठीक है, ये आपका रैंक है। जैसे फर्स्ट रैंक होता है, सेकंड रैंक होता है, वैसे ही इसने क्या किया, इसने सैनिकों को और आर्मी को और अधिकारियों जो ऑफिसर्स वगैरह थे उनको मनसब दिया, यानी रैंक दिया। ठीक है, तो मनसबदार जो थे यानी कि पदाधिकारी सेना प्रशासन दोनों में काम करते थे। समझे, ये सेना और प्रशासन दोनों में ही काम करते थे ये लोग। ठीक है, अब मनसबदारों को जो था वो नगद वेतन, जागीर, भूमि दी जाती थी। समझे, ये सारी चीजों को, और मनसबदारों को कहीं भी तैनात किया जा सकता था जिससे साम्राज्य का केंद्रीकरण हो सके। समझे, तो ये थे आपके मनसबदार। और उन्होंने घुड़सवारों की संख्या के आधार पर वेतन डिसाइड किया। समझे, घुड़सवार भी जो थे। ठीक है, ये था आपका मनसबदारी सिस्टम। ठीक है, मनसबदारी यानी मिलिट्री भी जो आर्मी है उनके ऑफिसर्स हैं उनको रैंकिंग के आधार पर, उनके आधार पे वेतन देना। ठीक है, उनकी रैंक और घुड़सवार यानी घुड़सवार की संख्या के आधार पर उनको वेतन देना, यही आपका क्या, मनसबदारी सिस्टम है। समझे बच्चों। दूसरा आता है राजस्व सुधार, यानी रेवेन्यू रिफॉर्म उसने किया। क्या राजस्व सुधार किया उसने, ठीक है, तो राजस्व सुधार में तोडरमल, ठीक, टोडरमल के नेतृत्व में, ये कौन थे, टोडरमल थे, इनके वित्तीय मंत्री थे। ठीक है, फाइनेंस मिनिस्टर थे। नेतृत्व में भूमि माप और कर संग्रह की नई प्रणाली है, यानी टैक्स की। ठीक है, भूमि कर और लैंड को मेजरमेंट करना, भूमि माप मतलब नापना, लैंड को जो भूमि है उसको मापना, और जो कर है, टैक्स वगैरह, इन सब चीज की नई सिस्टम लाया इन्होंने। ठीक है, और क्या लाया, दहसाला प्रणाली को लागू किया। क्या किया, दहसाला प्रणाली को लागू किया। ठीक है, अब दहसाला, आप लोग पूछोगे दहसाला प्रणाली क्या है। ठीक है, तो बच्चों जैसे अकबर के शासन काल में जो राजा टोडरमल था, ठीक है, वो था, क्या बोलते हैं, फाइनेंस मिनिस्टर था, तो उन्होंने इसको लागू किया था कि एक, इसमें क्या था, इसमें उन्होंने एक चीज लॉन्च की थी, एक सिस्टम लागू किया था जिसमें किसानों को, ठीक है, जो फार्मर्स थे, और सरकार दोनों को निष्पक्ष कर निर्धारण को सुनिश्चित किया गया। समझे, निष्पक्ष मतलब किसी को पार्शियलिटी नहीं करनी है। ठीक है, तो जो किसान हैं और जो आपकी सरकार के लोग हैं उन सब में निष्पक्षता रहे। ठीक है, देखो बच्चों, तो ये आपका दहसाला सिस्टम था। दहसाला सिस्टम इसने अकबर ने क्यों लाया था, अकबर ने इसलिए लाया था, ठीक है, पहले तो ये टोडरमल ने इसको लॉन्च किया था। ठीक है, तो ये इसलिए लाया था कि करप्शन को खत्म कर सकें। ठीक है, करप्शन कैसा होता था, जैसे किसी किसान को कम कर लगता था, टैक्स लगता था, किसी को ज्यादा टैक्स लगता था, भेदभाव होने लगता था। ठीक है, कुछ लोग बच निकलते थे, है ना, किसी के साथ जाति होती थी, किसी के पास उतना फसलें नहीं होती थी जितना उत्साह कर हो जाता था, तो उसके लिए उसने एक सिस्टम बनाया, दहसाला सिस्टम। दहसाला मतलब, ये इसके नाम से आपको पता चल रहा है, तह मतलब आपका 10 हो गया, 10 साल। ठीक है, 10 ईयर्स। ठीक है, 10 ईयर्स। इसमें क्या था कि किसान की जो भूमि थी उसके पिछले 10 साल में जो फसल की उपज हुई है और जो बाजार में उसकी औसत मूल्य है उसको लिया जाता था, उसी के आधार पर यह बताया जाता था कि उसको कितना टैक्स देना है। ठीक है, जैसे एक साल में मान लो अगर अगर पहले एक साल के हो अगर टैक्स है,
ठीक है। तो उससे क्या होगा कि एक साल मान लो अगर आपकी बारिश हो गई तो आपकी जो फसल है वो मिट गई, तो आपको आपका टैक्स कम हो गया। तो उस हिसाब से काफी सारी दिक्कतें फेस करना पड़ता था। तो उसके लिए इसने 10 साल का औसत कर दिया। तो 10 साल में 10 साल का लेंगे, उसके बाद उसका एवरेज निकाल देंगे, और मार्केट में जो उसका रेट रहता था, जो दर रहती थी, उसके हिसाब से उसका जोड़ करके उसका टैक्स तय किया जाता था। ठीक है। और दूसरा चीज, इसमें फसल के प्रकार के अनुसार कर लगता था, अलग अलग फसलों के अलग अलग कर यानी टैक्स तय था। ठीक है। जिससे सरकार को खर्च चलाने में सुविधा होती थी। ठीक है। तीसरा चीज इसमें क्या था, खेत का सटीक मापन करने के लिए इन्होंने कई सारे भूमि का मापन किया। ठीक है। तो जमीनों को उपज के हिसाब से अच्छी, मध्यम और खराब श्रेणियों में बांटा गया। ठीक है। चौथा इसमें पॉइंट है कि आपका किसानों को एक रिटर्न डॉक्यूमेंट दिया जाता था। ठीक है। जिसमें उसके जमीन का माप लिखा रहता था और उसको कितना कर देना है यानी टैक्स कितना देना है, उसका एग्रीमेंट लिखा होता था। एग्रीमेंट, ठीक है, एग्रीमेंट लिखा होता था बच्चों। ठीक है। तो किसान एक कबूलियत पर हस्ताक्षर यानी साइन कर देता था या अंगूठा लगा देता था, जिससे ये उतना कर उसको देना पड़ता था सरकार को। तो ये बहुत महत्वपूर्ण प्रक्रिया थी। इससे किसानों पर जो कर का बोझ था, ठीक है, टैक्स का बोझ, वो स्थिर हो गया। ठीक है। भ्रष्टाचार की कमी होने लगी और राज्य में आमदनी स्थायी और नियमित होने लगी। ठीक है। तो ये आपका क्या था, दसाला प्रणाली था। ठीक है बच्चों। तो ये आपका रेवेन्यू रिफॉर्म था। तीसरा इसका था जुडिशियल सिस्टम। जुडिशियल सिस्टम पे भी इसने काम किया। ठीक है। अब जुडिशियल सिस्टम में उसने क्या काम किया, आइए देखते हैं। ठीक है। तो पहला था धार्मिक सहिष्णुता यानी रिलीजियस टॉलरेंस। तो रिलीजियस टॉलरेंस जैसे हिंदू मुस्लिम में लड़ाई, ये सारी चीजों को वो खत्म करना चाहता था। ठीक है। तो ये सारी चीजें उसने की। निष्पक्ष न्याय यानी फेयर जस्टिस हो, हिंदू और मुसलमान दोनों के लिए सामान्य न्याय हो, समझे, तो सामान्य न्याय हो, फेयर जस्टिस हो, ये सब चीजें इसने की थी। जुडिशियल सिस्टम यानी न्याय व्यवस्था पे काम किया। राजस्व सुधार यानी इसमें जैसे भूमि माप किया, तो डोरमल के नेतृत्व में भूमि माप यानी भूमि का मापन। कर प्रणाली की जो टैक्स की प्रणाली थी, नई स्कीम लाई, 10 साला सिस्टम लाया। ठीक है। याद रखिएगा 10 साला सिस्टम 10 वर्ष का जो एवरेज निकालते थे। अब मनसबदारी प्रथा, जो रैंक के हिसाब से जो कर पैसा वेतन देना होता था, वो चीजें होगी। ठीक है। अब आते हैं धार्मिक नीति। कुछ धार्मिक नीति भी इसने बनाई, रिलीजियस पॉलिसी। क्या क्या धार्मिक नीति बनाई, आइए उसको देखते हैं। ठीक है। तो पहला है सूले-ए-कुल। ठीक है। तो आइए पढ़ते हैं हम। पहला धार्मिक नीति सूले-ए-कुल क्या था, सभी धर्मों के प्रति सम्मान करना। ठीक है। इक्वल रिस्पेक्ट करना। ठीक है बच्चों। तो ये थी आपकी सूले-ए-कुल। इसमें धार्मिक विवादों को समाप्त करने का प्रयास किया गया, समझे। जो धार्मिक विवाद थे, जो हिंदू मुस्लिम और बाकी सारे धर्म के बीच में लड़ाई वगैरह होती थी, उसको खत्म करने के लिए इसको लॉन्च किया गया। क्या, सूले-ए-कुल। ठीक है। सुलह करना। ठीक है। सभी धर्मों को प्रति सम्मान करना। फिर दूसरा था दीन-ए इलाही, इन्होंने स्टार्ट किया। दीन-ए इलाही क्या था, तो 1582 यानी 1582 ईस्वी में एक नया धर्म इसने बना दिया अकबर ने, जिसको दीन-ए इलाही की स्थापना करवाई। ठीक है। सभी धर्मों के अच्छे तत्वों को मिश्रण किया। इसने क्या किया, हिंदू से कुछ निकाल लिया जो अच्छी चीजें थी। ठीक है। मुस्लिम से निकाल लिया, इस्लाम से, और बाकी सारे जो धर्म थे, ठीक है, उन सारी चीजों से उसने मिश्रण कर दिया, अच्छे अच्छे तत्व को मिश्रण करके निकाल दिया, और उसको उससे लेकर के सारी चीजें ले ली और उससे एक नया धर्म बना दिया, जिसको दीन इलाही कहते हैं। तो बहुत कम लोगों ने इसे अपनाया था, समझे, बहुत कम लोगों ने इसको अपनाया था। इसके बहुत सारे लोगों ने इसको गलत भी बोला था इससे बाबर को, क्योंकि दीन इलाही उसने बोला था, समझे, अपने आप को, इसलिए काफी लोग उससे नाराज हो गए थे इससे। तीसरा था आपका जजिया कर का अंत। क्या था तीसरा आपका, क्या था, जजिया कर का अंत यानी अबोलिशन ऑफ जजिया टैक्स। जजिया टैक्स क्या था, तो 1564 ईस्वी में गैर मुस्लिमों पर लगाई जाने वाली जजिया कर को समाप्त कर दिया गया। क्या किया, जजिया टैक्स जो था उसको समाप्त कर दिया गया, अकबर ने समाप्त कर दिया इसको। अब आप पूछे हुए जजिया कर है क्या, आइए आपको वो भी बता देते हैं हम। देखो उस समय क्या होता था, उस समय जजिया टैक्स लगता था, यानी ये एक धार्मिक कर था। क्या था, धार्मिक, रिलीजियस टैक्स था, जो इस्लामी शासन में गैर मुस्लिमों पर, मुख्यतः हिंदुओं से लिया जाता था। समझे, अगर आप गैर मुस्लिम है तो आपसे टैक्स लिया जाता था। ये कर उन गैर मुस्लिमों पर लगाया जाता था जो इस्लामी शासन में रहते थे लेकिन सैनिक सेवा में नहीं करते थे। अगर वो सैनिक सेवा में नहीं है और इस्लामिक शासन में है, जैसे मुगल शासन में, तो उन्हें जजिया टैक्स देना पड़ता था, टैक्स। ठीक है। अब जैसे इसका उद्देश्य क्या होता, उद्देश्य ये था कि जैसे मुस्लिम नागरिकों को क्या था कि जक़ात, मुस्लिम नागरिकों को जक़ात दिया जाता है। ठीक है। जक़ात देते हैं वो लोग, हर साल वो जक़ात निकालते हैं, जक़ात देते हैं गरीबों को। जब तो गैर मुस्लिमों पर जजिया लगाए गए इसी के लिए। ठीक है, कि वो भी कुछ दे, टैक्स दे, तो जजिया उन्होंने लगा दिया सैन्य रक्षा के बदले।
अब गैर मुस्लिमों को सेना में भर्ती नहीं किया जाता था, इसलिए उन्हें जजिया लिया जाता था ताकि राज्य उनकी रक्षा कर सके, समझे। तो उनकी रक्षा करने के लिए उनसे जजिया टैक्स लेने लगे। और इसी को क्या करना, इसी को आपका धार्मिक भेदभाव के रूप में देखा गया, क्योंकि ये केवल गैर मुस्लिमों को, केवल गैर जो नॉन मुस्लिम है उसी पे केवल लगाया जाता था। तो ये सारी चीज को इसने अकबर ने क्या किया, समाप्त कर दिया। क्या कर दिया, अकबर ने जजिया टैक्स को समाप्त कर दिया, खत्म कर दिया 1564 ईस्वी। ठीक है, ये सारी चीजें उसके पूर्वजों ने लगाई थी, जिसको उसने खत्म कर दिया। तो हमने पढ़ा प्रशासनिक सुधार उसने क्या किया किए, तो जैसे मनसबदारी सिस्टम हमने देखा, प्रथा जो थी रैंक के हिसाब से सैलरी मिलती थी आपके आर्मी को, सोल्जर्स को। राजस्व सुधार किया उसने तोदरमल के नेतृत्व में, भूमि माप किया और नई टैक्स प्रणाली लाई, दसाला सिस्टम लाया, जुडिशियल न्याय व्यवस्था रखी, रिलीजियस टॉलरेंस रखा, निष्पक्ष न्याय रखा। ठीक है, हिंदू मुस्लिम दोनों के लिए समान न्याय हो। धार्मिक नीति में उसने सुलह कुल किया, जिसमें सभी धर्मों के प्रति सम्मान हो, इक्वल रिस्पेक्ट हो, धार्मिक विवाद खत्म हो। दीन इलाही नया रिलीजियन उसने स्टार्ट किया, जिसमें हर धर्म से अच्छे अच्छे तत्वों को मिश्रण किया। बहुत कम लोगों ने इसको अपनाया था। और तीसरा इसने क्या किया, जजिया टैक्स को अबॉलिश कर दिया, खत्म कर दिया। ठीक है बच्चों, तो ये था इनका ये चीज अकबर का। अब हम देखते हैं कला और संस्कृति में। ठीक है, कला और संस्कृति में इसने क्या काम किया, तो आर्किटेक्चर में, ठीक है, आर्किटेक्चर में इसने क्या काम किया, फतेहपुर सिकरी इन्होंने बनवाया, बुलंद दरवाजा बनवाया, और जामा मस्जिद, दिल्ली में प्रसिद्ध स्मारक है जामा मस्जिद। ये तीन चीज इसने बनवाई। क्या चीज, फतेहपुर सिकरी, बुलंद दरवाजा और जामा मस्जिद दिल्ली का। ठीक है, अकबर ने। संगीत में देखते हैं, संगीत में तो तानसेन जैसे महान संगीतज्ञ थे इसके पास। ठीक है, तानसेन जैसे महान संगीतज्ञ थे। संगीत, नृत्य और कला का संरक्षण था, यानी इसको प्रमोट करता था, म्यूजिक और आर्ट को, संगीत नृत्य को और कला को प्रमोट करता था, फैलाता था। साहित्यिक में देखे, साहित्यिक तो ये लोग थे हमेशा पूर्वज से ही इनके, तो फारसी यानी पर्शियन, हिंदी, संस्कृत, तुर्किश साहित्य को संरक्षण मिला। इन सभी भाषाओं के साहित्य को यानी लिटरेचर को संरक्षण मिला, प्रोत्साहन मिला। ठीक है, अब अकबरनामा और आईने अकबरी, क्या अकबरनामा और आईने अकबरी किताब हुई। लेखक इसके कौन थे, अब्दुल फजल ने, इन्होंने लिखा था, अब्दुल फजल ने अकबरनामा और आईने अकबरी। ठीक है, ये दोनों किताबें लिखी। ठीक है बच्चों, समझ में आया इनका साहित्य वाला चीजें। आते हैं कंक्लूजन, निष्कर्ष देख लेते हैं अकबर के बारे में। तो अकबर एक महान योद्धा यानी ग्रेट वॉरियर था, महान योद्धा था, कुशल प्रशासनक था, स्किल्ड एडमिनिस्ट्रेटर था, कई सारी चीजें उसने लाई थी, कई सारी चीजें खत्म भी की थी। दूरदर्शक शासक था यानी विजनरी रूलर था। वो आने वाले 1 साल 2 साल के लिए रूलर नहीं करता था, वो 50 साल दूर तक सोचता था, दूर का राज करने के लिए वो सोचता था। ठीक है, उसने धार्मिक सहिष्णुता यानी रिलीजियस टॉलरेंस, प्रशासनिक कुशलता और सांस्कृतिक सामान्य के माध्यम से एक स्थायी साम्राज्य यानी स्टेबल एम्पायर की स्थापना की। समझे, हिंदू मुस्लिम को सबको साथ में लेकर के एक स्टेबल स्थायी साम्राज्य की स्थापना की उसने। उसकी नीतियां भारतीय इतिहास में मुगल साम्राज्य को स्वर्ण युग में लेकर गई। समझे, मुगल साम्राज्य को उस समय स्वर्ण युग यानी गोल्डन एज में लेकर गई। समझे, गोल्डन एज में, ठीक है, स्वर्ण युग में उसको लेकर के गई। ठीक है बच्चों, तो ये था आपका क्या, अकबर का निष्कर्ष। आशा करता हूँ बच्चों आज की वीडियो आप लोग को पसंद आई होगी। आइए हम लोग रिवाइज कर लेते हैं, हम लोगों ने आज की क्लासेस में क्या क्या पढ़ा था, अच्छे से हम फिर से पहले से देख लेंगे, जिससे हमको वो चीज याद हो जाए। ठीक है, तो अकबर के बारे में हमने पढ़ा कि अकबर जो थे उनका पूरा नाम क्या था, जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर। ठीक है, इनका जन्म 15 अक्टूबर 1542 1542 में हुआ, अमरकोट में जिस सिंध में। ठीक है, पिता इनके कौन थे, हुमायूं थे, माता का नाम हामिदा बानो बेगम था। सिंहासन रोहड़ इनका 11 फरवरी 1556 ईस्वी में कलनौर में हुआ। ठीक है, मृत्यु इनकी हुई 27 अक्टूबर 1605 में आगरा में। ठीक है बच्चों, आगे हम पढ़ते हैं कि इनका कैसे राज्याभिषेक हुआ। राज्याभिषेक इनका 13 साल की उम्र में हुआ। ठीक है, इनके पिताजी के मरने के बाद, हुमायूं के मरने के बाद इनके जो टीचर थे, संरक्षक थे और सलाहकार थे, कौन थे, बैरम खान, चीफ एडवाइजर। ठीक है, इनको गाइड करते थे बैरम खान हमेशा। इन्होंने युद्ध लड़ा, सेकेंड बैटल ऑफ पानीपत। ठीक है, जिसमें अकबर और हिमू के बीच में हुआ, जिसमें 1556 में इन्होंने विजय प्राप्त किया और दिल्ली और आगरा पर फिर से अधिकार कर लिया। ठीक है, फिर हम देखते हैं कि कौन कौन से बैटल उन्होंने, कौन कौन से युद्ध लड़े। तो पहला तो आपका बैटल ऑफ पानीपत था, सेकेंड बैटल 1556 वाला। दूसरा था रणथंभौर। ठीक है, बैटल ऑफ रणथंभौर 1568 में 1568 में। ठीक है, ये हुआ, चित्तौड़ के किला इन्होंने जीता और मेवाड़ का पर अधिकार कर लिया। तीसरा था आपका हल्दी घाटी का युद्ध 1576 में 1576 में बैटल ऑफ हल्दी घाटी हुआ। प्रतिद्वंदी कौन थे, अकबर और महाराणा प्रताप, जिसमें महाराणा प्रताप की विजय नहीं हुई, हार गए वो, और उन्होंने आत्मसमर्पण नहीं किया, सरेंडर नहीं किया। ठीक है,
महत्व क्या हुआ, राजपूतों का मुगल पर दबदबा हो गया। ठीक है, राजपूत मुगले राज करने लगे राजपूतों पे। ठीक है, फिर आपने देखा कि अकबर का साम्राज्य विस्तार कैसे था। तो अकबर का जो साम्राज्य था, जो टेरिटरी थी, वो मालवा, गुजरात, बंगाल, काबुल और कश्मीर तक विजय प्राप्त की थी उसमें। ठीक है, दक्षिण भारत में, साउथ इंडिया में कुछ हिस्से पर अधिकार उसने हासिल किया था। साम्राज्य उस उत्तर में हिमालय से लेकर के दक्षिण में गोदावरी तक इसका फैल गया था। ठीक है, इसमें कई सारे प्रशासनिक सुधार की, क्या क्या, मनसबदारी सिस्टम हमने बहुत अच्छे से समझाया। ठीक, फिर राजस्व सुधार यानी रेवेन्यू रिफॉर्म, जिसमें दसाला सिस्टम उसने लाया। दसाला सिस्टम याद रखिएगा बच्चों, न्याय व्यवस्था उसने अच्छी करी, रिलीजियस टॉलरेंस को बढ़ाया, फेयर जस्टिस किया, निष्पक्ष न्याय। धार्मिक नीति कुछ चीजें लाई, जैसे सुलह कुल, जिसमें सभी धर्मों को प्रति सम्मान रहे। ठीक है, धार्मिक विवादों को समाप्त किया जाए। दीन इलाही यानी न्यू रिलीजन स्टार्ट किया इन्होंने। जजिया कर का अद किया, ये याद रखिएगा, जजिया कर 1564। ठीक है, सांस्कृतिक और कला में, आर्किटेक्चर में इन्होंने फतेहपुर सीकरी, बुलंद दरवाजा, जामा मस्जिद बनवाए। संगीत में इन्होंने, इनके पास तानसेन थे, महान संगीतज्ञ। संगीत, नृत्य और कला को प्रमोट किया इसने, संरक्षण किया। साहित्य में फारसी, हिंदी, संस्कृत, तुर्की, ये सभी साहित्य के लिटरेचर को इन्होंने प्रमोट किया। अकबरनामा और आईने अकबरी किताबें इनके टाइम में लिखी गई, जिसके लेखक थे अब्दुल फजल। ठीक है, याद रखिएगा। समझ गया बच्चों। आइए हम लोग अब शॉर्ट नोट डिस्कस कर लेते हैं हम अकबर के बारे में। तो अकबर का जन्म 1542 में अमरकोट में हुआ। राज अभिषेक इनका 1556, 13 ईस्वी की आयु में कन्नौज में हुआ। संरक्षक कौन थे इनके, जो इनको प्रोटेक्ट करते थे, इनको गाइड करते थे, बैरम खां थे। प्रमुख युद्ध इनका क्या होता, पानीपत का द्वितीय युद्ध 1556 में कीमू पर विजय प्राप्त की। हल्दी घाटी का हुआ 1576, महाराणा प्रताप से संघर्ष हुआ इनका। साम्राज्य विस्तार इनका बंगाल, गुजरात, कश्मीर, काबुल और मालवा। ठीक है, आगे देखते हैं हम लोग। प्रशासन में मनसबदारी प्रथा इन्होंने की। ठीक है, जो रैंक के हिसाब से टैक्स, रैंक के हिसाब से सैलरी होती थी, वेतन होता था। दसाला प्रणाली यानी 10 ईयर्स का देखा जाता था कि कितना 10 साल में किसान खेती कर रहे हैं और कितना उनका वो दर है, उस हिसाब से उनका टैक्स डिसाइड होता था। क्या होता, टैक्स डिसाइड होता था। निष्पक्ष न्याय यानी हिंदू मुस्लिम सबके लिए सेम ही न्याय रहना चाहिए। धार्मिक नीतियां उसने स्टार्ट की थी, सुलह कुल, सभी धर्मों को विवादों को खत्म करने के लिए। दीनी इलाही, नया धर्म बनाया। जजिया कर यानी जजिया टैक्स जो था वो समाप्त कर दिया नॉन मुस्लिम के लिए। क्या था, नॉन मुस्लिम के लिए टैक्स होता था। ठीक है, नॉन मुस्लिम टैक्स होता था। ठीक है, तो ये था आज की क्लास, आशा करता हूँ अच्छा लगा होगा। आगे था कला संस्कृति, तानसेन इनके भी थे, फतेहपुर सीकरी ने बनाया। अकबरनामा और आईने अकबरी ये किताब थी। मृत्यु इनकी कब हुई, आगरा में 1605 ईस्वी में, 1605 ईस्वी में। ठीक है, ये था बच्चों आज का लेक्चर, आशा करता हूँ आपको पसंद आया होगा। ये था हमारा सामाजिक विज्ञान का क्लास 3। बच्चों कल से हमारी ये क्लास 2 टाइम चलेगी, एक सुबह 12 बजे, ठीक है, दोपहर में, और एक शाम को 4 बजे। तो आप लोग बने रहिए सामाजिक विज्ञान में, आगे हम लोग काफी सारी नई नई चीजें पढ़ेंगे। ठीक है, आगे हम पढ़ने वाले हैं जहांगीर के बारे में, उसके बारे में। ठीक है, नूरजहां, जहांगीर, ये सारी चीजें के बारे में हम पढ़ेंगे। फिर शाहजहां आएगा। ठीक है, तो दोस्तों बने रहिए हमारे साथ और वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद आप सभी का। टेलीग्राम चैनल हम लोग का DLN_ पाठशाला को ज्वाइन करें, वहां पे आपको नोट्स PDF फ्री में मिल जाएंगे। ठीक है बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू एवरीवन, बाय बाय।